हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बाबू, कोऑपरेटिव सोसाइटी पर आखिरी का कुछ 5 मिनट का डिस्कशन बकाया है। बाकी सब चैप्टर से हम बाहर निकल चुके हैं। ठीक है जी, मशक्कत तो बहुत करी। आपको ही पता है कितना बड़ा चैप्टर था, कितने लेक्चर लगा दिए होंगे मैंने इस पर आपको ये भी बताओगे एक्स्ट्रा नॉलेज कितनी दी, किताब कितनी बात करती है, मैं कितनी बात करता हूँ। ठीक है जी, कंपनी लेवल पे तो अभी तुम बढ़ जाओ। अगला चैप्टर है फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, जो मैं अपने ऑफिस में बैठ के बताता हूँ, तो कितना बताने को मिल होगा मेरे पास। आओ खैर करेंगे उसकी भी बात समय के साथ साथ। बाबू, कोऑपरेटिव सोसाइटी में लिमिटेशन के नाम पर मेरे पास 3 लिमिटेशन बचती हैं और चैप्टर खत्म होने जा रहा है। ठीक है जी, इसके अलावा टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी एक टॉपिक है। परसों या तरसों जिस दिन भी केस स्टडी शुरू करूंगा, उस दिन बेटा टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी केस स्टडी के साथ साथ बताऊंगा। ठीक है, एक टॉपिक तो मैं छोड़ ही दूंगा केस स्टडी वाले दिन के लिए। ठीक है जी, एक बात और बाबू, डायरेक्ट रटा होना चाहिए चैप्टर, तभी वर्थ बनेगी केस स्टडी में, वरना केस स्टडी नहीं कर पाओगे, किसी सूरत हाल में नहीं कर पाओगे। चलो खैर, पहले मैं 3 लिमिटेशन का जिक्र कर दूं। सबसे पहले बेटा आज की लिमिटेशन लिखी हुई है लैक ऑफ सीक्रेसी। इधर देखना, सोल प्रोप्राइटरशिप याद है, कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन याद है, पार्टनरशिप, सीक्रेसी, कंपनी याद है। कंपनी में भी तो लिमिटेशन थी ना कि वहां कोई सीक्रेसी नहीं होती। कंपनी के अकाउंट्स तो अवेलेबल होते हैं ना जनरल पब्लिक के लिए। अभी डाउनलोड करके दिखाऊं, बताओ किस कंपनी का अकाउंट डाउनलोड कर रहे हैं। याद है, आपके सामने ही करे थे रिलायंस के। बाबू, कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी सीक्रेसी नहीं होती क्या? नहीं होती। मैं यहाँ पर एक एक्स्ट्रा बात का जिक्र करूंगा, आराम से सुन लेना प्लीज। बेटा, कोऑपरेटिव सोसाइटी में सीक्रेसी कैसे नहीं होती, मैं बताता हूँ बेटा कैसे नहीं होती। आज बाबू, कोऑपरेटिव सोसाइटी के ना मेंबर्स मीटिंग कर रहे हैं। आपको पता है ना कोऑपरेटिव सोसाइटी कौन चलाता है? इलेक्टेड मैनेजिंग कमेटी। याद है? इलेक्टेड मैनेजिंग कमेटी, कल सुना था ना, 5,000 1,000 परिवार मिल गए, सब में 5-5 मेंबर हैं, मिलके कोऑपरेटिव सोसाइटी बना दी। सर डिसीजन कौन लेगा? इन 5,000 लोगों को बुलाओगे? 4 लोग भी बैठ के डिसीजन नहीं ले सकते, आप 5,000 लोगों को बुला के डिसीजन लोगे? कैसे होता था डिसीजन? इलेक्टेड मैनेजिंग कमेटी। मैनेजिंग कमेटी तो इलेक्ट करते थे, जिसमें चेयरमैन होगा, वाइस चेयरमैन होगा, प्रेसिडेंट होगा, सेक्रेटरी होगा, ट्रेजरर होगा, कोई तो लेंगे डिसीजन मेकिंग। याद आ रही है बेटा आपको बात ये? बाबू, जब ये मीटिंग करते हैं ना, जो कुछ मीटिंग में होता है बेटा, मीटिंग के ना मिनट्स बनते हैं। मुझे नहीं पता, आपने शायद ऐसी बात कभी भी नहीं सुनी होगी, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मीटिंग के ना बेटा मिनट्स बनते हैं, मिनट्स, मिनट्स बोलते हैं। तो वो मिनट्स मतलब मीटिंग में जो जो डिस्कस हुआ हर चीज लिखी जाती है, क्या क्या डिस्कस हुआ, किसने क्या वर्ड बोला, हर चीज लिखी जाती है। और ज्यादातर बताऊं बेटा, ये लिखता कौन है? प्लीज मेरी तरफ देखना, मैं बहुत तगड़ी बात बताने जा रहा हूं। कौन लिखता है ये मिनट्स? बेटा हम ना एक स्टेनो अपॉइंट करते हैं। आपने सुना है बेटा, स्टेनो कोर्स होता है स्टेनो का? नहीं सुना होगा। आपके शहर में है ना चीजें। मैं बताता हूँ कैसे लिखते हैं स्टेनो की लैंग्वेज, पता है कैसे होती है? इसका मतलब है दा इज ये वो, इनकी लैंग्वेज ही ऐसी होती है। सर पार्लियामेंट में आपको तो मुझे लगता ही नहीं है उस लेवल पे तो आइडिया होगा। पार्लियामेंट में आज सेशन चल रहा है पार्लियामेंट का। कुछ बात फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने बोली, कुछ बात लॉ मिनिस्टर साहब ने बोली, और कुछ बात किसी और ने बोली। आपको पता है जितने पार्लियामेंट के सेशन होते हैं सब आप पढ़ सकते हो किसने क्या बोला। पब्लिक डोमेन पे अवेलेबल है, गूगल पे डाल देना बेटा इस पार्लियामेंट के सेशन में क्या डिस्कस हुआ, मिनट्स डाउनलोड हो जाएंगे। ये इतनी तेजी से मिनट कौन लिख देता है? वो तो इतनी तेजी से बोलते चले जाता है, मैं इतनी तेजी से बोलते चले जा रहा हूँ, कोई लिख देगा? सर स्टेनो ही लिख सकता है ना, जो परफेक्ट स्टेनो है। वो क्या करता है बेटा, उसकी लैंग्वेज ही है क्या? उनको बहुत सारे सिंबल सिखाए होते हैं, दुनिया के हर वर्ड का सिंबल है उनके पास, बस वो सिंबल में लिखते जाते हैं और बाद में बेटा वो टाइप होते हैं और बाद में गूगल पर डलते हैं। सेम बात कोऑपरेटिव सोसाइटी में, मीटिंग के क्या बनते हैं? मिनट्स। क्या सबके लिए अवेलेबल होता है? 5,000 के 5,000 मेंबर कभी भी जाकर कोऑपरेटिव सोसाइटी के रजिस्टर्ड ऑफिस में खोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं बेटा इस मीटिंग में किसने क्या बोला, क्या डिस्कशन हुआ। काहे की सीक्रेसी? सब कुछ तो आपके सामने अवेलेबल है, कोई जाके चेक कर लो। समझ आ रही है बात? और मैं आपको बता देता हूं, दिस इज अ ब्रिलियंट कोर्स अगर आप फ्यूचर में चाहते हो कि मैं कोई करियर ऑप्ट करूं। एक दिन मैंने सीएस की बात करी थी, ये एक दिन इसकी भी बात कर रहा हूं। क्लियर है बात?
इनकम टैक्स ऑफिसर, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, सबको स्टेनो की जरूरत होती है। जज को जुडिशियरी में भी जा सकते हो उससे। जज के पास स्टेनो नहीं होता होगा, आप थोड़ा सा आइडिया दो मुझे। इतनी बड़ी बड़ी जजमेंट लिख पाता है वो 10-10 पेज की, आराम से लिखता होगा वो एक एक वर्ड। स्टेनो लिखता है भैया जजमेंट। चलो खैर, समझ में आ रही है सारी बात? ये बात समझ में आ रही है कि सीक्रेसी नहीं है। आगे बढ़ जाए। अरे भैया आगे एग्जाम क्लोज कर लो बाबू, आगे बढ़ाते हैं बात को। बेटा कोऑपरेटिव सोसाइटी की फोर्थ लिमिटेशन इज गवर्नमेंट कंट्रोल। मेरी तरफ देखना प्लीज। बाबू एक बात बताओ मेरे को, सरकार आपको सपोर्ट करती है कोऑपरेटिव सोसाइटी को। कल आपने एडवांटेजेस में मुझसे एक एडवांटेज पढ़ी थी, सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट करती है कोऑपरेटिव सोसाइटी को। क्यों करती है मैंने रीजन बताया था आपको, रीजन नहीं लिखा होता किताबों में। क्यों बाबू? सरकार कहती है आप मेरा ही मोटो फॉलो कर रहे हो, मेरा मोटो था वेलफेयर ऑफ मेंबर, आप भी वेलफेयर ऑफ मेंबर कर रहे हो, मैं आपको सपोर्ट करूंगी। चाहे वो लोन दिलवाना हो इंटरेस्ट फ्री रेट पर, चाहे सब्सिडाइज रेट पर, चाहे बिजली देनी हो सब्सिडाइज रेट पर, चाहे टैक्स माफी करनी हो, मैं सब कुछ करूंगी आपके लिए। ऐसा ही था सर। अगर गवर्नमेंट सपोर्ट करती है ना, ध्यान रख लेना, गवर्नमेंट कंट्रोल भी बहुत करती है। क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी के आड़ में ना बहुत सारे फ्रॉड हो जाते हैं। आपको वैसे मैं आइडिया दे देता हूँ थोड़ा, तो क्लैरिटी बने आपके लिए। किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऊपर टैक्स नहीं होता, और आज जितने भी शहर में स्कूल देख रहे हो ना, सब कोऑपरेटिव सोसाइटी। उनकी गलती नहीं है, ऐसे यही सजेशन देते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी बना लो, टैक्स नहीं देना पड़ेगा पूरी जिंदगी। अरबों के प्रॉफिट है इनके खातों में, तब भी टैक्स नहीं देते हैं। अमूल कोऑपरेटिव सोसाइटी है। करूंगा, अगर तुम्हें डिस्कशन करना है अमूल के ऊपर अभी कर दूंगा, 5 मिनट दे दो, ठीक है ना। एनसीईआरटी लिखती है बहुत बड़ा नोट अमूल के ऊपर, ये लिखती है, अभी कर दूंगा बात, अगर सच में मूड है तो आपका। मेरी तरफ देखना प्लीज। सर ये बात समझ में आ रही है? अगर सरकार ने सपोर्ट किया, सरकार कंट्रोल जरूर करेगी। फ्रॉड होते हैं इसके थ्रू बहुत सारे, मैं आपको बता देता हूँ सरकार क्या डिमांड कर सकती है। तो वो आपका टैक्स माफ किया है सरकार ने, सरकार ये नहीं कह सकती, उसका इतना भी राइट नहीं है कि एक बार अपने फाइनेंशियल सबमिट कर देना, अपनी ऑडिट रिपोर्ट सबमिट कर देना, सारे स्कूल से मांगी जाती है। ऑडिट कराओ, अपने अकाउंट सबमिट कर दो, अपने सारे फाइनेंशियल सबमिट कर दो। तो सरकार बीच बीच में तंग भी करती रहती है, पुश भी करती रहती है, ऐसे नहीं छोड़ेगी सरकार, ठीक है जी। एक और एग्जांपल दूं गवर्नमेंट कंट्रोल का तगड़ा, अगर पोस्ट कर देना। और मेरे बच्चों लास्ट हेडिंग का डिस्कशन करते हैं, डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन। बेटा बहुत बात हो गई, पार्टनरशिप में भी लिमिटेशन में आया, कॉन्फ्लिक्ट इन इंटरेस्ट, कंपनी में भी आया, और अब कोऑपरेटिव साइड में। समझ आ रहा सर? 5 मेंबर बैठे हुए मैनेजिंग कमेटी के, एक जैसी सोच के, सब एक जैसे, सर हो नहीं सकते। सर 2 सगे भाइयों की सोच सेम नहीं है, तो जुड़वा भाइयों की सोच सेम नहीं है, आप 5 लोगों की सोच सेम कराने बैठे हो। तो 5 लोगों की सोच तो नहीं सेम हो सकती, डिफरेंसेस ओपिनियन हो सकते हैं। जब डिफरेंसेस ओपिनियन हो सकते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकते हैं, ठीक है ना। सब एक जैसा सोचते हैं। मैं कहावत लिखा करता था एक टाइम पर, हिंदी में निबंध लिखते थे ना, मैं यूपी बोर्ड में था, ठीक है जी। एक ऐसे आता था, विज्ञान क्या था भाई वो, विज्ञान पता नहीं लाभ या अभिशाप, पता नहीं क्या आता था, है ना। साइंस के ऊपर ऐसे आता था ना एक, तो वो ऐसे ही आता था मुझे भी ऐसे। तो प्रस्तावना लिखा करते थे हम, शायद आपको याद हो। तो मैं प्रस्तावना में यही लिखता था कि विज्ञान ने तो फल सब्जी काटने के लिए चाकू बनाए हैं, अगर इंसान उससे अपना हाथ काट ले इसमें विज्ञान का क्या दोष है। और एक कोटेशन लिखता था, बस मेरे प्रस्तावना के बाद टीचर को कुछ पढ़ना नहीं पड़ता था। वो कोटेशन थी, भला बुरा ना कोई रूप से कहलाता है, दृष्टि वेदी गुण दोष दिखलाता है। भला बुरा ना कोई रूप से कहलाता है। भाई वो इंसान, भाई चाकू है, अच्छे भी इस्तेमाल है बुरे भी इस्तेमाल है, रूप से कैसे कोई भला है बुरा हो सकता है। दृष्टि वेदी गुण दोष दिखलाता है, परसेप्शन ही लोगों का होता है बस अच्छा या गलत। जिसका परसेप्शन है वो चाकू से सब्जियां काट लेगा, किसी का परसेप्शन है वो हाथ भी काट लेगा, ठीक है ना। भला बुरा ना कोई रूप से कहलाता है, दृष्टि वेदी गुण दोष दिखलाता है। कोई कमल की कली देखता है कीचड़ में, किसी को चांद में भी दाग नजर आता है, ठीक है ना जी। तो थे हम कभी ऐसे,
ऐसा भी लिख दिए थे प्रस्तावना। आओ जी सामने देखेंगे बाबू, बात समझ में आ गई? डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन, ठीक है ना जी सर? परसेप्शन ही तो है और सबका अलग है दुनिया में, एक जैसी चीजों को लेकर एक जैसा परसेप्शन हो ही नहीं सकता। आगे बढ़ते हैं, मुझे एक अमूल की बात करनी है। वासु भाई ने कहा मैं करता हूँ, 5 मिनट दे दो। टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी मैंने बता दिया, मैं केस स्टडी के साथ साथ कराऊंगा। एक आखिरी टॉपिक बचता है, ठीक है जी, वो 1 ही मिनट का है, बस दिखाना ही दिखाना है आपको टॉपिक की शक्ल और कुछ नहीं करना। सर हम कंपनीज तक बिल्कुल खत्म कर चुके हैं, पैक कर चुके हैं चैप्टर को। आखिरी में जाके ना एक क्वेश्चन आता है, ये पढ़ना जरा। टॉपिक लिखा हुआ है चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, और यहाँ पे लिखा हुआ है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो मतलब कौन कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को? सर आपको पता है हमारे में बिजनेस करने के लिए 5 ही चॉइस हैं, 5 ही फॉर्म ही तो हैं, हमने 5 पढ़ी, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी, एचयूएफ और कोऑपरेटिव सोसाइटी। कहते कौन कौन से फैक्टर इस चॉइस को इन्फ्लुएंस करते हैं? बाबू ये ना पूरे चैप्टर का ना क्रक्स है, पूरे चैप्टर का कंक्लूजन। जिसने चैप्टर पढ़ा हुआ है ना वो 1 मिनट नहीं लगाएगा इसको लिखने में। जैसे कि मैं 1-2 एग्जांपल दिखा देता हूं ताकि आपको क्लैरिटी बने। देखो पहली हेडिंग क्या लिखी है, कॉस्ट एंड ईज इन सेटिंग अप द ऑर्गेनाइजेशन। मेरी तरफ देखना प्लीज, मेरी तरफ देखो, मैं पता है क्या लिखूंगा इसमें। अगर आपको लगता है ना आपके पास पैसे की कमी है और आप चाहते हो कि कोई ऐसी फॉर्म ऑप्ट करो जो इजिली फॉर्म हो जाए, तो गो फॉर द सोल प्रोप्राइटरशिप, गो फॉर द पार्टनरशिप, गो फॉर द एचयूएफ, गो फॉर द कोऑपरेटिव सोसाइटी, बट डोंट गो फॉर द कंपनी। क्योंकि ना तो वो आसानी से फॉर्म होगी, ना ही बेटा वो सस्ती है, बहुत एक्सपेंसिव है। डोंट गो फॉर द पब्लिक कंपनी, कभी भी मत जाना। समझ में आ रही है? अब मैंने क्या किया, अब आप खुद समझदार हो, मैंने चैप्टर ही तो पूरा याद किया हो, तो तभी तो पता है मुझे उसके बारे में। जिसने चैप्टर पढ़ा हुआ है उस टॉपिक को कुछ भी तो नहीं समझेगा। अब देखो मैं क्या बोलूं इस पर, हेडिंग आई लाइबिलिटी, आप क्या लिखोगे? अगर आपको लगता है कि आप अनलिमिटेड लाइबिलिटी बियर कर सकते हो तो आप सोल राइटरशिप बना लो, आप पार्टनरशिप बना लो, और कोऑपरेटिव सोसाइटी सॉरी एचयूएफ में भी करता हो तो आप अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अगर आपको लगता है नहीं यार मुझे लाइबिलिटी लिमिटेड लेनी है, सर आप कंपनी के लिए ही जाओ, और या आप कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए ही जाओ, या आप एलएलपी के लिए जाओ। एलएलपी में लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, वहां लिमिटेड लाइबिलिटी होती है पार्टनर्स की, एक ही तो पार्टनर को लिमिटेड लाइबिलिटी बियर करनी है। समझ में आ गया? तो बाबू ये तो टॉपिक मेरा पढ़ाने का तो मतलब ही नहीं बैठता, मैंने तो एक एक चीज क्लियर की हुई है, चप्पा चप्पा क्लियर किया हुआ है, इसमें क्या बताऊं? ठीक है जी, बस मैं थोड़ी सी बात अमूल के ऊपर बताऊंगा एक्स्ट्रा बात के तौर पर, और फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। इधर देखना प्यारे बच्चों, बाबू अमूल का नाम सुना सबने? बस आपने यही नाम सुना है अमूल, आपको पता पूरा नाम क्या है? अमूल कोऑपरेटिव सोसाइटी। सर ये कहां से कोऑपरेटिव सोसाइटी बन गई, कैसे बन गई? मैं बताता हूँ। देखो आपको पता है आज की तारीख में बेटा कोई भी इंसान फार्मिंग बिजनेस में है, वो सिर्फ फार्मिंग नहीं करता, वो अपनी इनकम को सप्लीमेंट करता है कहीं ना कहीं एनिमल हस्बेंड्री से। सबको आइडिया है, फार्मर को लगता है यार सीजनल ऑक्यूपेशन है फार्मिंग, तो 6-7 महीने की कमाई दे सकता है, 12 महीने जिएंगे कैसे? बाबू कैसे जिएंगे? वो अपनी इनकम को सप्लीमेंट करने के लिए क्या करता है, गाय भैंसे पाल लेता है, मिल्क निकालता और बेचता है। वो एक टाइम पर ना गुजरात में ये रेवोल्यूशन शुरू हो गया। आपको बता देता हूँ ये जो व्हाइट रेवोल्यूशन आया था ये अमूल की वजह से ही आया था। बाबू कई के कई गांव के फार्मर जुड़ गए, सबके घर गाय भैंसी थी। इन्होंने डिसाइड करा कि हम क्या करेंगे, एक ब्रांड बना देंगे, प्रोडक्ट बेचना ही है तो बेच लेते हैं। सर आपको पता है ना कोऑपरेटिव सोसाइटी का प्रिंसिपल क्या है? एलिमिनेशन ऑफ मिडलमैन और वेलफेयर ऑफ मेंबर्स। इनका वेलफेयर करते हैं सारे मेंबर्स का। सबने ना अपने मिल्क को पूल करना शुरू कर दिया एक जगह पर, सब लोग मिल्क निकाल के लाते, थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस ट्रेवल करते, एक जगह पे फैक्ट्री सेटअप कर ली बेटा, पूल करने लग गए मिल्क। बाबू पेस्चुराइजेशन वहीं स्टार्ट हो गया, पैकेजिंग ब्रांडिंग सब कुछ शुरू कर दिया और बेचना शुरू कर दिया, और इतना बड़ा ब्रांड बन गया दूध आज। और आपको बताऊं सेम काम आपके शहर में भी होता है, पता आपको नहीं होगा लेकिन मैं बहुत अच्छे से जानता हूं। पता किसी को? मधुसूदन। आपको पता शहर का ब्रांड है? नहीं पता? अगर एक सेकंड पूछ करना, ठीक है जी? नहीं तो सारी एक्स्ट्रा बातें हो गई।
रखते हैं आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय।